हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए मयंक सराफ और आज हम एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन करने वाले हैं। कल का दिन यानी 21 जनवरी 2021 इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था, एक माइलस्टोन मोमेंट था। माइलस्टोन मोमेंट माने क्या? सेंसेक्स एक इंडेक्स है अपने इंडिया में। देर आर टू एक्सचेंजेस, राइट? एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में एक ब्रॉड इंडेक्स है सेंसेक्स, एनएसई में एक ब्रॉड इंडेक्स है निफ्टी। व्हाट डू आई मीन बाय ब्रॉड इंडिसेस? ब्रॉड इंडेक्स कुछ नहीं होता बट एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जो कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होते, यानी वो अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को लेके बना होता है। करेक्ट? अगर कोई जैसे बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी इज ऑल्सो एन इंडेक्स, वो सिर्फ बैंक्स को लेके बना है, यानी वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है उनको लेके बना हुआ है। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी ये दोनों ब्रॉड इंडिसेस हैं, यानी इनमें जो स्टॉक्स है ये सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स से लेके ये इंडेक्स बनाया गया है। करेक्ट? तो सेंसेक्स कल 50,000 का वैल्यू क्रॉस किया था, यानी वो क्रॉस किया था, इट डिड क्रॉस 50,000 का जो माइलस्टोन होता है, बट वो होल्ड नहीं कर पाया तो वहां से नीचे आ गया ऑफ कोर्स। बट ठीक है, क्रॉस तो किया था, विच इज इंपॉर्टेंट। तो अब आपको लग रहा होगा ठीक है, मतलब इसमें बड़ी बात क्या है? 50,000 क्रॉस किया, कल 60,000 क्रॉस कर जाएगा। बट बड़ी बात यह है कि जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 1979, 2 अप्रैल 1979, तो उसका वैल्यू दिया गया था 100। और आज 20 यानी कल का दिन अगर आप ले लो 21 जन 2021, वो 50,000 का वैल्यू टच किया। सो ये जो जर्नी रहा है, ये जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन रहे हैं इंडेक्स में ऑफ कोर्स, बट इन इन सब के बावजूद आज कल जो एक दिन गया वो 50,000 का वैल्यू क्रॉस कर पाया। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के पीछे कई सारे रीजंस रहे हैं जो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अभी। बट उससे पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। 1979 को हम लेते हैं जिस साल सेंसेक्स शुरू हुआ, बट टेक्निकली सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 1986 को। 1979 पे था, बट इट वॉज नॉट ओपन फॉर ट्रेडिंग टू द पब्लिक, यानी अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है, आप और मैं, हम लोग सेंसेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उसको फॉलो नहीं कर सकते थे। तो जब से फॉलो कर सकते थे दैट वाज 2 जनवरी 1986। इस दिन वो पब्लिश हुआ था इंडेक्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, आई एम सॉरी, राइट? तो और जब ये पब्लिश हुआ 2 जनवरी 1986 को, तो तब 1979 इसका बेस ईयर मान लिया गया, इसीलिए 1979 में इसका वैल्यू 100 था। बट हम लोग कंसिडर करते हैं 2 जनवरी 1986 से ही, जब से ये एक्चुअल में पब्लिश किया गया था, तो तब इसका वैल्यू था 576। ठीक है? 576 से भी अगर आप 50,000 का जर्नी देखो तो वो बहुत बड़ा है। ठीक है? इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो अगर हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करने भी जाएं, आओ करते साथ में। 576 ऑन 2 जनवरी 1986 और कल का दिन ये 50,000 का वैल्यू पर था, यानी 35 इयर्स। तो इन 35 इयर्स आपको आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? अगर नहीं आता तो ये रहा, मैं दे देता हूं। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। A का वैल्यू आपको पता है 50,000 ले लो, दिस इज A। P का वैल्यू आपको पता है प्रिंसिपल 576 ले लो, दिस इज P। इसमें N आपको पता है, N ये रहा 35 इयर्स। अब निकालना है R, R निकाल लो, निकल जाएगा वो। तो R कितना आएगा? R विल बी 13.6%। सो 13.6% का रेट ऑफ रिटर्न, जबकि हमने 100 टू 576 तो इग्नोर भी कर दिया है। अगर आप उसको ले लोगे तो रिटर्न विल बी अराउंड 19.4।
तो जबकि हमने वो पीरियड इग्नोर भी कर दिया एंड एक्चुअल पीरियड ही लिया है खाली जब लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, तो इसमें भी रिटर्न्स 13.6% है। वो छोटी बात तो बिल्कुल ही नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं एक बार ब्रीफ में कि ये 576 से 50,000 का जो पीरियड रहा है, जो जर्नी रहा है, इसके बीच में क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जो मेजर राइज एंड मेजर फॉल्स पे जिन जिन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। एक बार जस्ट ब्रश अप करते हैं, उसके बाद अलग अलग वीडियोस में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एक एक फैक्टर के ऊपर। तो कुल मिला के लगभग 6 to 7 वीडियोस में आपको पूरा समझ आ जाएगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखो कि हुआ क्या था। ये रहा आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट बोल दो, ग्राफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्राइस चार्ट है ये। इसको हम लोग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। बट अभी अगर फोकस करने वाला बात यह है कि अगर आपको देख के लग रहा होगा कि ये पीरियड में मूव नहीं आया, बट ऐसा नहीं है। ये इतना बड़ा पीरियड है, हमने लिया है 1990 से लेके 2021, 21 जन 2021, ये लाइव चार्ट है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो सिंस ये इतना बड़ा पीरियड है, इसीलिए ये जो पहले के वैल्यूज है, ऑब्वियसली उस टाइम सेंसेक्स छोटा था, 2000, 4000, 5000 का रेंज पर था, और आज 50,000 का रेंज है। तो ये जो स्केल है, ये स्केल के कारण ये आपको छोटा लग रहा है। बट अगर इसको हम लोग लॉग चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, अभी वो सब नहीं, सिंपल सा रखना है। अगर इसको लॉग चार्ट में अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे, यानी उस ये वैल्यूज को वो एक रेशियो में जब बना देगा, तब आपको ये भी चार्ट पे विजुअली दिखेगा कि ये भी कोई छोटा वैल्यू नहीं था, ये भी एक लंबा पीरियड था। हाँ, वो बात अलग है, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो कि ये जो 5 साल आया इधर, लगभग आप समझ लो 94 से 99 का पीरियड, ये वाला जो पीरियड था, यहां पे मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ऊपर भी बहुत नहीं गया, नीचे भी बहुत नहीं आया। बट अदर देन दैट आपको दिख रहा होगा ये जो मार्केट का मूव रहा है। अगर हम लोग देखें, इसमें रेड कैंडल्स भी बहुत दिख रही हैं, राइट। यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी गिरा नहीं है, गिरा जरूर है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा लास्ट ईयर फेब मार्च का टाइम, ऐसा क्रैश तो कोई देखा ही नहीं होगा, राइट। और वही इधर मार्क भी किया हुआ है। पर इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखें, तो ये पॉजिटिव की तरफ ही रहता है, राइट। यही मैं आपको बताना चाहता था। अब देखते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हैं ये अप्स एंड डाउन्स के पीछे, राइट, सेंसेक्स की अप्स एंड डाउन्स के पीछे। तो ये इसको कंसिडर करेंगे हम लोग 1986 से, उसके पहले हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, जैसा मैंने आपको रीजन बताया क्यों। सो 1986 में ये लॉन्च हुआ, पब्लिश हुआ रादर 576 के वैल्यू पर, राइट। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जुलाई 1990 पे ये 1000 का मार्क क्रॉस किया था, जुलाई 1990 पे, क्लियर। अब उस पीरियड के बाद, जुलाई 1990 के बाद, हम लोग, आपके पास यहाँ पे सारा रीजंस तो बिल्कुल दिया हुआ है, लास्ट में मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूंगा। एंड अगर आपको ये चार्ट चाहिए, बीएससी के ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा, गूगल भी आप कर सकते हो, बीएससी सेंसेक्स, वो आपको ये तो अभी हाईलाइट में ही आ रहा है, आपको जरूर मिल जाएगा। बट बीएससी के ट्विटर हैंडल पे आपको जरूर मिलेगा, मैंने भी वहीं से लिया है, ये कोई मेरा बनाया हुआ चार्ट नहीं है। तो मेजर रीजंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मेजर रीजंस पे फोकस करेंगे, यहां बहुत सारे रीजंस हैं, बट जो मेजर है विच एक्चुअली ड्रोव द मार्केट्स, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, अपने सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, राइट। तो 1990 में सेंसेक्स 1000 क्रॉस किया, उसके बाद आया हर्षद मेहता वाला फेज। आपने देखा होगा स्कैम 1992 में, अगर नहीं देखा तो जरूर देखो, बहुत सीखने मिलेगा। एंड उसमें तो मैक्सिमम लोग को इंक्लूडिंग मी, हर्षद मेहता से मतलब आपको वो आइडल लगेंगे, राइट। आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे, जिस तरह से उसने अपने दिमाग का यूज किया था, तो जरूर देखना वो। बट हर्षद मेहता ने
पहला बुल रन लेके आया था, जो बहुत अच्छा खासा एक रन चला था। लगभग सेंसेक्स 1992 अप्रैल में 4000 के आसपास पहुंच गया था, जो 1990 जुलाई में 1000 था। अप्रैल 1992 में वो 4000 के आसपास पहुंच गया था। हर्षद मेहता ने बैंकिंग चैनल्स का यूज किया था, बैंकिंग फंड्स का यूज किया था टू इन्फ्लेट द मार्केट। ऑफ कोर्स वो इलीगल था एंड बाद में बहुत सारे लॉज वगैरह भी बने, बट इन शॉर्ट ये रीजन था, राइट। ऑफ कोर्स उसके बाद जब स्कैम ब्रेकआउट किया, जब पब्लिक डोमेन में ये स्कैम का न्यूज ब्रेक हुआ, जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी पता चला इसके बारे में, तो पैनिक का मोमेंट आएगा ही, अनडाउटेड था वो। तो वापस से सेंसेक्स गिर के 2000 पे चला गया। फिर ये 1992 एंड में, अप्रोक्स अक्टूबर नवंबर के टाइम में ही वो 2000 चला गया था। अब ये 2000 से 1999 का जो 1999 में 1999 एंड में सेंसेक्स 5000 टच किया था। सो जो 2000 से 5000 वाला फेज था, ये एक थोड़ा टफ फेज था मार्केट के लिए, बट ठीक है। तो 1999 के बाद अगर हम देखें तो इस समय एक आया था टेक्नोलॉजी बूम, ग्लोबल आईटी बूम था वो, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स वर इन फोकस, क्योंकि उस टाइम आईटी रेवोल्यूशन चल रहा था। आईटी के तरफ लोग बहुत रैपिडली मूव कर रहे थे। तो इन शॉर्ट ग्लोबल आईटी बूम था पूरे दुनिया में। आप यूएस मार्केट्स ले लो, यूरोपियन मार्केट्स ले लो, इंडियन मार्केट्स ले लो, कोई भी मार्केट ले लो, आईटी स्टॉक्स वर इन फोकस। इन इंडिया टीसीएस हो गया, उसके बाद इंफोसिस हो गया, ये दोनों काफी फोकस में थे, राइट। तो इसके वजह से सेंसेक्स का ये जो रैली आया, ये आया काफी लंबा, अच्छा खासा रैली था वो, अराउंड 2005-06 तक। उसके बाद 2004-05 ऑनवर्ड्स दो रीजंस थे। एक, यूपीए गवर्नमेंट, उस टाइम गवर्नमेंट फॉर्म किया था यूपीए पार्टी ने, तो श्री मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो लोगों को उनसे उम्मीद बहुत थी। क्यों? वाई? बिकॉज इन 1991 वो एलपीजी लेकर आए थे। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने एलपीजी मूवमेंट का, एलपीजी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमीज। सो इंडिया ओपन अप किया था। उसके पहले इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। उसके बाद इंडिया बिकेम एन ओपन इकोनॉमी, जिसमें बाहर के लोग इंडिया में अब पैसा डाल सकते थे, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती थी। तभी कई सारी कंपनीज इंडिया में उस समय आई थी, राइट। तो एलपीजी वाज अ वेरी गुड मूव, जिसके वजह से लोगों को उनसे, दे लुक्ड अप टू हिम, उनसे काफी उम्मीदें थी, राइट। 2004 में जब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 2005 में कमोडिटी प्राइसेस में बूम आया था। तो इसमें क्या हुआ था कमोडिटी प्राइसेस बूम में, आपको यहां पे भी ये लिखा हुआ मिलेगा, सेंसेक्स क्रॉसेस 10,000 पॉइंट्स ड्यू टू कमोडिटी बूम इन ग्लोबल मार्केट्स। इसमें क्या हुआ था, इस टाइम इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, चाइना, इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज, बेसिकली यहां से इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग कंट्रीज में से डिमांड आया था, अच्छा डिमांड आया था। सो डिमांड बढ़ा था, यानी कमोडिटी प्राइसेस बढ़े होंगे, और कमोडिटी प्राइसेस बढ़े तो कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़े, और सिंस प्रॉफिट्स बढ़ा तो नेचुरली मार्केट को भी बढ़ना ही था, स्टॉक प्राइसेस को बढ़ना ही था। तो ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब ये रैली आया था, बहुत बड़ा बुल रन था। तो वो चला, अच्छा खासा चला, एंड दिस वाज आल्सो प्रोपेल्ड बाय लिक्विडिटी। जो है लिक्विडिटी मतलब कुछ नहीं, लोगों के पास पैसा होता है एंड लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इन्वेस्ट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहां इन्वेस्ट करोगे? जो जो एसेट क्लास में आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, राइट। तो उस टाइम अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो और इन्वेस्ट करोगे आप, ताकि और कमा पाओ। तो वो बूस्ट हो गया था लिक्विडिटी के कारण, करेक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, तो 2008 का अगर हम बात करें, जनवरी 2008, सेंसेक्स वाज मेड अ टॉप ऑफ 21,000 के आसपास सेंसेक्स जब था। उसके बाद एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया
मैक्सिमम लोग को पता ही होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। ये ट्रिगर हुआ था यूएसए में, जिसमें लेमन ब्रदर्स, आपको पता है लेमन ब्रदर्स इज अ बैंक, वो फेल कर गया था। एंड वो इतना बड़ा बैंक था कि जब वो फेल किया तो बाकी के बैंक्स को भी एक ट्रिपल इफेक्ट हुआ। तो एक बैंक फेल किया, बाकी के बैंक्स को इवन दे वर सफरिंग ह्यूज लॉसेस एंड वो सपोर्ट नहीं कर पाए। एक कोई भी इकोनॉमी का, नॉट जस्ट इन यूएस, इवन इन इंडियन इकोनॉमी, बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बैंक्स को पिलर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो अगर कोई बैंक कभी फेल करेगा तो बहुत बड़ा एक रिपल इफेक्ट आता है एंड पूरे इकोनॉमी को वो एक बार के लिए बैठा देता है। वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, मैं आपको 2 लाइन में एक बहुत ब्रीफ में बताता हूं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था क्या, इसको सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं। सब प्राइम नाम से आपको पता चल रहा होगा, सब प्राइम लेंडिंग हो रहा था। यानी क्या, लेंडिंग विच इज नॉट प्राइम। प्राइम लेंडिंग क्या हुआ, जो बैंक्स जब उन कस्टमर्स को लेंड करती हैं जिनका रीपेमेंट पावर बहुत स्ट्रांग है, यानी उनका अर्निंग्स अच्छा है जिसके कारण वो रीपे कर सकती हैं, सो उसको प्राइम लेंडिंग बोलते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है, बैंक्स उनको लेंड करने लगे जिनका फाइनेंशियल पोजीशन या रीपेमेंट कैपेबिलिटीज उतना अच्छा या उतना स्ट्रांग नहीं था। तो नेचुरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था, वो हायर देन मार्केट था, बट अगेन वो रिस्क ऑफ फेलियर रहता है, रिस्क ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन रहता है। वो था सब प्राइम क्राइसिस, जिसमें बैंक्स सब प्राइम लेंडिंग करते गए। हाउसिंग लेंडिंग था, हाउस लोन्स, अगर सिंपल शब्द में बोले हाउसिंग लोन, उधर मॉर्गेज लोन बोला जाता है यूएसए में। हाउसिंग लोन्स दिया जा रहा था सब प्राइम लेंडर्स को, यानी लेंडर्स जो जिनका रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैपेसिटी पे क्वेश्चन मार्क था, उनको जब आप लोन दोगे तो नेचुरली देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द रीपेमेंट। हो सकता है, इनफैक्ट हो नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस यही है कि रीपेमेंट कल को नहीं आए। और वही हुआ, लोन देते समय एक बबल बनता चला गया एंड कभी एक पॉइंट ऐसा आया जब वो बबल बर्स्ट हुआ, यानी कोई लोन नहीं रीपे कर पाया। सो इसी का एक रिपल इफेक्ट हुआ, लोग लोन रीपे नहीं कर पाए तो बैंक्स ने भी, अब बैंक को भी तो कहीं से डिपॉजिट लेना होता है। जैसे आप और मैं, हम लोग बैंक में जाके डिपॉजिट देते हैं, तब बैंक्स आगे लेंड करती हैं, तो लेंडिंग पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट वो हम लोग को कुछ पोर्शन पास ऑन करती है, राइट। तो जब उनको ही पैसा नहीं मिला तो वो डिपॉजिटर्स को कैसे देंगे, तो इस कारण बैंक फेल होता है एंड पूरा एक स्लो डाउन आता है। तो लेमन ब्रदर्स का यही मतलब, लेमन ब्रदर्स का जो इंपैक्ट आया था वो इसी कारण आया था। एंड ऑफ कोर्स जब भी ऐसा कुछ होता है तो सेंट्रल बैंक जो होता है उसको स्टेप इन करना ही पड़ता है। इसलिए आप देखोगे आरबीआई भी कभी कोई बैंक को फेल नहीं करने देता। यस बैंक का भी जब वो फ्रॉड वाला केस चला था तो आरबीआई ने स्टेप इन किया था, राइट। तो उधर भी यूएस में फेड रिजर्व होता है, जो एक तरह से आप समझ सकते हो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, राइट। फेड रिजर्व बोलते हैं, फेडरल रिजर्व। तो उसने इंटरवीन किया था एंड बेल आउट किया था बैंक्स को। बेल आउट किया था यानी बैंक्स को बचाया था बाय गिविंग देम मनी, करेक्ट, इन सिंपल वर्ड्स। तो जब फेडरल रिजर्व ने पैसे दिए बैंक्स को, तब अगेन लिक्विडिटी आया एक बार मार्केट में, लोगों के पास पैसे आए, तो फिर से स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलने लगा। तो वो ये फेज आया, ऊपर चलने लगा। फिर सेकेंड टर्म जब यूपीए वापस से यूपीए गवर्नमेंट आई 2009 में, तो वो रैली और बूस्ट हुआ, बट वो गवर्नमेंट वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। वहां पे काफी सारे स्कैम्स भी निकले, कॉमनवेल्थ गेम्स 2G स्कैम जो टेलीकॉम में था, तो उस कारण एक छोटा सा करेक्शन भी आया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे 2012 के ऑनवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया में एफआईआई का पैसा बहुत ज्यादा आने लगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो थे वो इंडिया को एक टारगेट मार्केट समझने लगे एंड इंडिया में ये ग्लोबल फ्लोज बहुत आने लगा। तो यही होता चला गया एंड उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आया जहां पे श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे।
एंड वो फिर उस तरह से कंटिन्यू हुआ। यहाँ छोटा सा एक और करेक्शन आया बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन एक्सेट्रा, और उसके बाद अलग अलग रीजन से मार्केट चढ़ता गया। करेक्ट, डिमोनेटाइजेशन आया इसमें, उसके बाद जीएसटी का भी इंप्लीमेंटेशन आया, बीच में एक पीएनबी स्कैम भी आया था अगर आपको याद होगा। ये सब हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, अलग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक इंसिडेंट, तो आपको पूरा समझ में आएगा हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट कैसा रहा है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक क्रैश आया था, दैट वाज इन मार्च 2020, अराउंड 27 मार्च के आसपास, मुझे याद है डेट। उसके बाद ये क्रैश आया था 27 मार्च को, तो वो यहां पे पहुंच गया था। ये लेट फेब में ही क्रैश शुरू हो गया था, और उसके बाद ये रैली जो अभी आप देख रहे हो, जिस कारण सेंसेक्स ने 50,000 टच किया है, वो आया। करेक्ट, तो यही है बॉटम लाइन कि बहुत सारे क्रैशेस आए हैं, दो बड़े बड़े 2008 एंड 2020, जो आपने विटनेस भी किया है। एक्टिवली आपने मार्केट ट्रैक नहीं किया होगा, बट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। आगे भी और क्रैशेस आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि मार्केट में कभी क्रैश नहीं आएगा, बट अगर हम ट्रेंड का बात करें, अगर हम डायरेक्शन का बात करें, तो देख के आपको समझ आ रहा होगा ये अपवर्ड ही रहा है। तो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये है, यहां से किधर जाने वाला है? 60,000 कब पहुंचेगा, 70,000 कब पहुंचेगा, यहां से डबल कब होगा? क्वेश्चन ये है, देखते हैं कब होता है डबल। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूं, हम लोग साथ में ही देखेंगे आगे का मूव कैसा रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।